जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की जो हमारी एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसमें अभी हाल फिलहाल की प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों को देखते हैं, उसकी व्याख्या देखते हैं और उसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं। यह जो व्याख्या होती है इसकी न केवल आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अलावा आपके मेंस के लिए भी बहुत लाभदायक होने वाली है। तो इस सफ़र में हम आज पहुंच आए हैं प्रधानमंत्री तक। प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद देखेंगे और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हम देखेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है। सामान्यतया क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या देखेंगे कि मंत्रिपरिषद को 3 उपभागों में भी बांटा जाता है। कैबिनेट मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं और एक मंत्रियों के ही समकक्ष संसदीय सचिव होते हैं, वे क्या होते हैं। इसके अलावा किचन कैबिनेट एक होता है, वो क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी कौन है, और इनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी देख लेंगे लगे हाथ। तो चलिए बिना विलंब किए हुए अपना हम प्रारंभ करते हैं सफ़र। पहला हमारा क्या है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। आखिर यह पद का सृजन कहाँ से होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और कैसे इसके कार्यों का निर्वहन किया जाता है और कब तक अपने पद पर यह व्यक्ति रह सकता है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो प्रधानमंत्री का पहला प्रश्न यहाँ पे है, प्रधानमंत्री देख लेते हैं। प्रशासनिक प्रमुख होता है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि राष्ट्र प्रमुख और सरकार प्रमुख दोनों अलग अलग होते हैं। जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट महोदय हमारे, और जो सरकार प्रमुख होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा, राष्ट्र प्रमुख और सरकार प्रमुख। तो यहाँ पे हम प्रशासनिक प्रमुख, सरकार प्रमुख के बारे में बात करने जा रहे हैं। इनके बारे में हमारा संविधान के अनुच्छेद 74 में 74 के उपभाग 1 में जिक्र मिलता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान मिलता है। और इसमें कहा गया राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। तो पहली चीज़, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, यह कन्फ्यूजन नहीं, नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या अपॉइंटेड होते हैं, ना कि इलेक्टेड होते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि प्रश्न कभी कभी केवल यहीं से पूछ लेता है, ठीक है, कि निर्वाचित होते हैं कि नियुक्त होते हैं। तो ये नियुक्त होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे यहाँ एक शब्द हमने अभी इस्तेमाल किया, संसदीय व्यवस्था, ठीक है, संसदीय परंपरा। क्या होता है कि जो हमारा सदन चलता है या जो हमारी शासन व्यवस्था चलती है, एक तो ये होता है कि हमारे जो संविधान में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिए हुए हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनके अनुसार चले शासन। और दूसरा क्या होता है, एक ट्रेंड होता है, ट्रेडिशन होता है, उसके अनुसार चलती है, ठीक है। तो कुछ प्रक्रियाएं जो होती हैं वो परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, रूढ़ी हो गई, अब उन्हीं के अनुसार वो चीज़ें चलती हैं। तो ये संसदीय परंपरा भी है। ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। जो सदन में बहुमत दल प्राप्त का नेता होता है, यानी कि जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तब क्या होगा, तो जब स्पष्ट बहुमत न हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो प्रेसिडेंट होते हैं वे अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं और जो सबसे बड़ा दल होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा दल होता है उसके किसी नेता को चुन लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सबसे बड़े दल के नेता को। उसके लिए शर्त यह है कि नियुक्त प्रधानमंत्री को, यानी कि मान लीजिए कि अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि भाई पहले में शर्त ये रखा गया कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को, तो अगर बहुमत नहीं मिला है इन्हें, केवल सदन में सबसे बड़ा दल है, केवल इस आधार पर इन्हें कैसे नियुक्त किया जा सकता है। तो इसीलिए संविधान के नियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए उन्हें क्या किया जाता है, 1 मंथ का समय दिया जाता है, 1 माह का समय उन्हें दिया जाता है कि आप प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लीजिए, लेकिन 1 माह के भीतर आप सदन में विश्वास मत हासिल करिए। अब सदन में विश्वास मत हासिल करना क्या होगा, अर्थात
आपको सदन में बहुमत की संख्या प्रस्तुत करनी होगी। मतलब सदन में आपके साथ इतने सांसद होने चाहिए कि जो बहुमत का आंकड़ा होता है, लगभग 272 सांसद आपके साथ होने चाहिए सदन में 1 महीने के अंदर। ये क्या होगा? विश्वास मत होगा, अर्थात सदन को आप पर विश्वास है। ठीक है, तो ये विश्वास मत हो जाएगा। ठीक है, इस संदर्भ में कुछ चीज़ें हैं, जैसे 1997 में 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा। कौन सा व्यक्ति? जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। यदि हमने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तो हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आप बन सकते हैं, लेकिन वहाँ एक शर्त रख दी गई, और वो क्या कहा गया कि 6 माह के अंदर आपको किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। किसी भी एक सदन की सदस्यता आपके पास होनी चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा में 6 माह के अंदर आपका चयन हो जाना चाहिए। ठीक है, संविधान के अनुसार और कुछ बातें हैं, जैसे प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत परंपरा एक है कि लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए। अब यहाँ बात आती है परंपरा न मानने की, यानी कि यहाँ इस परंपरा को नहीं माना जाता। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा से है तो प्रधानमंत्री बन ही सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा से है, राज्यसभा के द्वारा चयन किया गया है उसका, तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अब लोकसभा से ही क्यों होना चाहिए, इसके पीछे प्रश्न ये है। देखिए, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनना चाहिए जो जनता के बीच लोकप्रिय हो, और सामान्यतः राज्यसभा में वे व्यक्ति जाते हैं जिनका जनाधार नहीं होता। ठीक है, ये जनता में लोकप्रिय नहीं होते, लेकिन ये विद्वता के आधार पर, इनके अनुभव के आधार पर इन्हें राज्यसभा में रखा जाता है। कहा जाता है सरकार में बैक डोर एंट्री करने का माध्यम होता है, ये भी कहा जाता है राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो यह भी तथ्य जाने रहिए आप। अब चूंकि परंपरा का निर्वहन नहीं किया जाता यहाँ पे, तो क्या किया जाता है कि राज्यसभा से भी अगर कोई व्यक्ति चुना गया है तो वह भी प्रधानमंत्री बन जाता है। उदाहरण के तौर पर जो है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा 1966 में राज्यसभा से इनका चयन हुआ था, ये प्रधानमंत्री बनी। एच.डी. देवगौड़ा जी 1996 में प्रधानमंत्री बने, ये राज्यसभा से थे। और आपके स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री जो है आपके मतलब तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री जो थे सिटिंग इनके पहले, मोदी जी के पहले, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ये भी राज्यसभा से ही दोनों बार इलेक्ट होके आए थे। ठीक है, दोनों बार राज्यसभा से ही आए थे। क्यों? क्योंकि इनकी लोकप्रियता नहीं है। अब चूंकि जो संसदीय परंपरा ली गई है हमारी, वो कहाँ से ली गई है, किस देश से? तो संसदीय परंपरा हमारी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, हमारी संसदीय परंपरा ब्रिटेन की अनुकरण है, ब्रिटेन की नकल है। और ब्रिटेन में क्या व्यवस्था की गई है? जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, हमारे यहाँ जो लोकसभा है वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। ठीक है, इसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। ठीक है, लोकसभा को। और यहाँ क्या सदस्य होना आवश्यक होता है, यानी कि ब्रिटेन में अगर कोई व्यक्ति हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य नहीं है तो जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था दी गई है। होना नहीं चाहिए, बट अब है तो है। शपथ की बात करें अगर, तो प्रधानमंत्री जो सामान्यतः हर सांसद सदस्य शपथ लेता है, वही शपथ प्रधानमंत्री के द्वारा ली जाती है। प्रधानमंत्री कोई खास पद नहीं होता। ठीक है, बस ये मंत्रियों में प्रधान होते हैं। ठीक है, और बाकी ये सामान्य सांसद की तरह ही होते हैं। इनकी पदावधि की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। देखिए, प्रसाद पर्यंत आपको याद करने का एक तरीका है कि प्रसाद पर्यंत का अर्थ जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद इन्हें प्राप्त है, कृपा प्राप्त है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए भाई, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी कोचिंग में एडमिशन लिए हैं। ठीक है, आप किसी कोचिंग में एडमिशन लिए हैं और आपके फ़ीस की डेट हो गई है, आप फ़ीस अभी नहीं दिए हैं। होता है कभी कभी इंस्टॉलमेंट में फ़ीस दिया जाता है कोचिंग वगैरह में, तो अब नहीं दिए हैं, तो वहाँ जो दरवाजे पे खड़े रहते हैं लोग, चेक करते हैं एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ चेक करने के लिए खड़े हैं, आप गए, उसने देखा भैया आपकी तो डेट एक्सपायर हो चुकी है, एडमिशन आपको फ़ी जमा करना पड़ेगा।
तो अब आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर उसकी कृपा प्राप्त हो आपको, तो आप उसके प्रसाद पर्यंत क्लास कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या रहेगा कि आपको फीस दिए हैं या न दिए हो, अगर उससे आपकी अच्छी बैठती है, ठीक है, तो आप प्रसाद पर्यंत उसके प्रसाद पर्यंत क्लास कर सकते हैं जब तक आप चाहें वहाँ पे, ठीक है। वो व्यक्ति आपको एंट्री देता रहेगा। हालांकि यहाँ केवल कंडीशन प्रसाद पर्यंत समझाने का है, यहाँ राष्ट्रपति महोदय ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जब तक आप जीत के, जनता के बीच से जीत के और सदन में अपना बहुमत हासिल करते रहेंगे, तब तक जो है आपको प्रसाद मिलता रहेगा राष्ट्रपति का, यानी कि राष्ट्रपति आपको प्रधानमंत्री बनाते रहेंगे। तो चलिए सीधे से अर्थों पे आते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री को जब चाहा तभी बर्खास्त कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है, उसके पास ऐसा अधिकार होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दें तब, ऐसा नहीं कि जब मन चाहा थोड़ा बिगाड़ हुआ तो अब जो है चलो हटा देते हैं तुम्हें, ऐसा नहीं कर सकते। अगर उनके पास बहुमत है तो वैसी परिस्थिति में वे कुछ नहीं कर सकते, आपको बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा अगर अपना उन्होंने कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा कर लिया हो तो भी वे अपना त्यागपत्र देके अपना जो है, तब उनका पद समाप्त हो जाएगा, वो पद से हट जाएंगे। उससे पहले भी वे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं पद छोड़ने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, अगर प्रधानमंत्री अपना पद त्याग करते हैं तो वैसी परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी, ठीक है। यदि उनका निधन हो जाता है तो भी पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ एक चीज़ है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु, ठीक है, मृत्यु की कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, बर्खास्त नहीं होगा, बल्कि नया नेता चुना जाएगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते वही मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। बाकी सारी चीज़ें, जैसे प्रधानमंत्री की कुछ विशेष भत्ता होता है, वो सब मिलता है। शक्तियों की बात करें तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु राष्ट्रपति के शक्तियों का उल्लेख है, और राष्ट्रपति की शक्तियों का ही उपभोग प्रधानमंत्री करते हैं। इनकी कुछ प्रमुख शक्तियां और कार्य हैं जो निम्नलिखित हैं मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। देखिए यहाँ पर जो कार्य होगा, जो मंत्रिपरिषद के जो प्रधानमंत्री का कार्य होगा, हम यहाँ 3 संदर्भ में देखेंगे। एक देखेंगे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की उपयोगिता क्या है, महत्ता क्या है। दूसरा देखेंगे राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री का पद क्या है, उसकी महत्ता क्या है। तीसरा देखेंगे संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की महत्ता क्या है और पद क्या है उनका। तो इन तीनों शीर्षकों से हम देखने वाले हैं आगे। तो चलिए पहले प्रारंभ करते हैं मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख तो किया ही नहीं गया है, लेकिन उसे बहुत सारी और भी शक्तियां प्राप्त हैं। मंत्रिपरिषद में क्या होता है, प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, परंतु वह अपने समकक्ष मंत्रियों का प्रधान होता है, ठीक है। और मंत्रियों को जो पोर्टल बंटवारा होता है, यानी कि जो भी पोर्टफोलियो बांटा जाता है, विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है कि जो पोर्टफोलियो प्रणाली है, पोर्टफोलियो प्रणाली यानी कि विभागीय बंटवारा प्रणाली कब पहली बार लाया गया था, भारत में पहली बार कब लागू किया गया था। उसके अलावा क्या होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उचित दिशा निर्देश देता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उनको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है अगर स्वयं त्यागपत्र दे देता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद मिलकर नीति निर्धारक की हर भूमिका निभाते हैं, मतलब मिलकर जो है कार्य करते हैं, सरकार चलाते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में यहाँ क्या चीज़ें प्रावधान की गई हैं। संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करे जिसको राष्ट्रपति मांग करे। अब राष्ट्रपति महोदय मान लीजिए खाली बैठे हैं और ऐसे बैठे थे अचानक से उनके मूड में आ गया, देखें सरकार में क्या चल रहा है, तो अब वे किसी मंत्री को फ़ोन करके नहीं कर सकते, कहेंगे कि अरे फलाने ले आओ, ये काम दिखाओ कैसा चल रहा है। वो सीधे प्रधानमंत्री से चीज़ बोलेंगे। प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सेतु का काम करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, अगर राष्ट्रपति को कोई मूड हुआ किसी काम के विषय में जानने का, तो सीधे प्रधानमंत्री को तलब करेंगे, प्रधानमंत्री को सीधे बुलाएंगे कि एक काम करिए, आप हमें इसके बारे में सूचना दीजिए। ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, ठीक है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अपेक्षा अनुसार उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सामने रखें, ठीक है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देके विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति भी करते हैं, जैसे आपका अटॉर्नी जनरल हो गए, कैग हो गए, और जो यूपीएससी के चेयरपर्सन वगैरह हो गए, उनके सदस्य हो गए, और वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए और उनके सदस्य हो गए। तो इसमें राष्ट्रपति की मदद करते हैं प्रधानमंत्री। संसद के संबंध में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं कि लोकसभा के ये नेता होते हैं, लोकसभा के लीडर होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंध में परामर्श दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों घोषणा करता है, ठीक है, और जो है लोकसभा में वह विपक्षी दलों की बातों को सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की नीति बनाता है। यह सारे कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। अब अन्य शक्तियों एवं कार्य को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, जो कि योजना आयोग का फिलहाल सब्स्टिट्यूट बना हुआ है, उसी के ऊपर खड़ा किया गया है, तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, इनकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, इसलिए है कि प्रश्न सीधे यहाँ से पूछता है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये सब पूछे जाते हैं। और देखिए इन सब में राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ या अंतर्राज्यीय परिषद हुआ, ये सभी केंद्र राज्य संबंधों के विषय बनाई गई समितियाँ हैं, ठीक है। उसके अलावा एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, तो दूसरी तरफ राष्ट्र के विदेश नीति को मूर्त रूप प्रदान करता है। अब देखिए कोई खास विजिट होता है तो वहाँ राष्ट्रपति महोदय नहीं जाते। अब जैसे सेशल्स हो गया, मालदीव हो गया, भूटान हो गया, तो यहाँ क्या होता है कभी कभी रामनाथ कोविंद जी को भी भेज दिया जाता है, वेंकैया नायडू को भी भेज दिया जाता है। लेकिन अब जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जो हमारे रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण देश हैं, वहाँ सामान्यतः देखेंगे आप प्रधानमंत्री जी ही जाते हैं, ठीक है। तो और क्या होता है, प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रमुख क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा पूछ ले, अभी तक पूछा तो नहीं गया है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा होता है। एनडीआरएफ टीम वगैरह जो होती है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम वगैरह होती है, इन सब का प्रबंधन भी करते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा अब हम आगे कुछ बढ़ते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। ये प्रधानमंत्री के बारे में डिटेल हमने देख लिया। अब यहाँ एक प्रश्न है, ये प्रश्न पिछली कक्षा पे निर्धारित है, तो पहले पढ़ लेते हैं फिर उत्तर दे लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो चलिए बताते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। लोकसभा, भाई लोकसभा सदस्य तो होता ही है, सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। विधानसभा, विधानसभा में भी होते हैं। राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सभापति होते हैं, ठीक है, सभापति क्या होते हैं, वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। उनको इस पद पे नियुक्त होने से पहले जो है दोनों सदनों में से इस्तीफा देना पड़ता है, अगर किसी सदन के सदस्य हैं तो। ये उनकी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए की जाती है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ क्या देखा जाता है कि राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो किसी सदन के सदस्य नहीं होते, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में जो है वो अध्यक्षता करते हैं। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो ये मंत्रिपरिषद होते क्या हैं, इनका जिक्र कहाँ आता है, ठीक है। तो भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित है। अब चूंकि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तो उनको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कि राष्ट्रपति महोदय अकेले कोई काम ना करें, वो परेशान हो जाएंगे, इसलिए एक टीम इनको बना के दे दी जाए और उस टीम का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, लेकिन मेन मुखिया कौन होगा? राष्ट्रपति ही होंगे। अब देखिए, इसको आप उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए, मैं थोड़ा सा इसको और ईजी करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। आपके घर में मान लीजिए कि अगर आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं और आप लोग हैं, ठीक है, तो अब ऐसी परिस्थिति में दादाजी आपके राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, आपके पिताजी प्रधानमंत्री हो गए, आप लोग मंत्रिपरिषद हो गए, मंत्रिमंडल हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपके पिताजी आप सबकी सारी बातें सुनेंगे। ठीक है, हो सकता है कहीं नहीं भी सुनते होंगे, क्योंकि हर देश भारत नहीं होता। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बाप किसी की नहीं सुनता, कहीं कहीं होता है बेटे किसी की नहीं सुनते। तो यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम एक सामान्य परिस्थिति की बात कर रहे हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, आपके दादाजी राष्ट्रपति हुए, ग्रैंडफादर, ठीक है, तो उनकी क्या होता है, घर के मुखिया तो वही होते हैं। कहीं से न्योता आता है, कार्ड आता है तो उन्हीं के नाम से आएगा। ठीक है, बाहर भी लोग जानते हैं कि अरे फलाने के घर के लोग हैं, ठीक है, उन्हीं के नाम से सब जानते हैं, लेकिन असलियत तो यही है ना कि घर में सुनता कौन है उनकी। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सब तो यही जानते हैं, प्रमुख वही हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्या हुआ, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का यहाँ संबंध हुआ। आपके पिताजी प्रधानमंत्री हो गए, सारा काम उन्हीं को करना होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति महोदय के पास सारा पावर होता है कि जानने के लिए कुछ भी मांग सकते, वही आपके दादाजी के पास होता है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 74(1) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इतना जिक्र किया गया है संविधान में। ठीक है, अब जो मंत्रिपरिषद होती है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, पहले स्तर पे आते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे स्तर पे आते हैं राज्य मंत्री, तीसरे स्तर पे आते हैं उप मंत्री। ठीक है, अब जो राज्य मंत्री होते हैं ये 2 भागों में और बटे होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री की सहयोगी राज्य मंत्री और एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, ठीक है, उसमें उनके सहयोगी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो शायद इस समय सिंधिया जो है, सिंधिया जी उनके सहयोगी हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि हाँ, अब कैबिनेट मंत्री क्या होता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे। तो अपने अपने विभाग के ये प्रमुख मंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री आदि। शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट मंत्रियों द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, इसमें अनेक समितियां होती हैं, जैसे राजनीतिक समिति, नियुक्ति संबंधी समिति, रक्षा मामलों की समिति, निवेश संबंधी समिति आदि। राज्य मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्रियों के अंतर्गत 2 प्रकार के मंत्री आते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, एको मंत्री होते हैं जिन्हें मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, मतलब उस मंत्रालय से संबंधित सर्वोच्च निर्देश जारी कर सकते हैं। ठीक है, और एक वे होते हैं जो सहयोगी होते हैं, यानी कि किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य उन्हें सौंपा जाता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में वे कार्य करते हैं। सामान्यतः जो राज्य मंत्री होते हैं वे कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। देखिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया सामान्यतः, यानी कि उन्हें अगर बुलाया जाता है तो भाग लेते हैं, कभी कभी कुछ जैसे ज़्यादा जटिल मुद्दा है तो उसमें भाग लेते भी हैं। अब उप मंत्री की बात करें तो तीसरे स्तर के मंत्री विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और ये मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतः भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ इससे संबंधित विशेष चीज़ें हैं, वो क्या हैं वो देख लेते हैं। जैसे मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में आमंत्रित करने पर ही भागीदार होते हैं। इसके अलावा एक मंत्रियों की और श्रेणी पाई जाती है, चौथी 5वीं प्रकार की भी है, तो मैं बताऊंगा। चौथी क्या है, संसदीय सचिव। अब ये क्या होते हैं, कौन सी बला है भैया, संसदीय सचिव विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है। ठीक है, मंत्रियों के समान होता है, लेकिन ये मंत्री नहीं होते। संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का अतिक्रमण न हो
इसलिए संसदीय सचिव को सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता, क्योंकि ऐसा प्रावधान किया गया है। अगर मैं सही हूँ तो 2003 में यह व्यवस्था की गई थी, 2003 में व्यवस्था लाई गई थी, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन है अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा, संशोधन पे मेरी एक वीडियो है सारे संशोधन पे। तो इसमें व्यवस्था की गई कि समस्त सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो अब इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ मंत्री भाई आपके साथ कुछ आए हैं तो अब वो नाराज़ ना होने पाएँ, ठीक है, नहीं तो नाराज फूफा बन के घूमते टहलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उन्हें संसदीय सचिव नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अब आता है किचन कैबिनेट, आंतरिक कैबिनेट भी कहा जाता है। ये क्या होता है? इसमें आपके 5 से 7 मंत्री होते हैं, महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, ठीक है। एक लघु निकाय होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता की प्रमुख केंद्र बिंदु होती है। अब ये क्या होता है? पहली चीज़ किचन का नाम है, ये समझ लीजिए। ये मुख्य रूप से इंदिरा गांधी जी के समय प्रारंभ हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई आधिकारिक, जरूरी नहीं है कि आधिकारिक मंत्री ही शामिल हों, यानी कि उसमें जरूरी नहीं कि सांसद शामिल हो। किचन कैबिनेट में आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके चाचा ताऊ हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, ठीक है। तो किचन कैबिनेट में कोई भी व्यक्ति होता है। यह क्या होता है? जो मुख्य निर्णय होते हैं, जिसकी चर्चा मंत्रिमंडल में भी नहीं होती, उसको पहले यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। किचन का अर्थ क्या ये हुआ, जैसे आप अपने घर में कोई व्यक्ति आए तो उसके एंट्री जो होती है उसकी घर में आपके कहाँ तक एंट्री है, ये बताती है कि आपसे उसके संबंध कैसे हैं। अगर आप उसको केवल गेस्ट रूम तक रख रहे हैं तो इसका मतलब है बस फॉर्मल है। अगर आप उसको घर में अपने बेडरूम तक ले जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत गहरा दोस्त है। अगर उसे किचन तक ले जा रहे हैं तो अच्छे संबंध हैं, आपके पारिवारिक अच्छे संबंध है। इसीलिए किचन को नज़दीकी संबंध दिखाने का एक सिंबल माना गया है। तो यहाँ क्या हुआ, आप वैसे व्यक्तियों से वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आपके बहुत विश्वास पात्र हैं, ठीक है। तो इसलिए किचन कैबिनेट कह दिया गया है इसमें, ठीक है। इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 74 में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति की सहायता सलाह देने के लिए जो है ये मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जानी चाहिए, ठीक है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। अब इसमें क्या बात हुई, देखिए, मान लीजिए कि कोई सलाह, अभी रामनाथ कोविंद जी को कोई सलाह दे रहा है कोई मंत्री। अब उस सलाह में जो है हमारे माननीय विपक्ष नेता कोई भी हो, चाहे वो, अब किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, कोई विपक्ष के नेता हैं, अब वो जिद पे अड़ जाएं कि बात बताइए आप क्या बात करके आ रहे हैं अभी राष्ट्रपति महोदय से, वो रास्ते में खड़े हो जाएं उनकी गाड़ी के आगे। अरे भाई हटो, वो कहते हैं, वो कहना हम हटेंगे तो नहीं जब तक बताओगे नहीं क्या बात करके आए हो, ठीक है। वो कहेंगे भाई क्यों बता दे तुम्हें, तो कह देंगे भाई हम माननीय सांसद हैं, हम सदस्य हैं, हमें पूरा जानने का अधिकार है और विशेषाधिकार है हमारा, ठीक है। तो कहेंगे नहीं विशेषाधिकार वगैरह जो भी, चलो निकलो, हम नहीं बताने वाले, क्या बताएं। तो अब वो क्या कहेंगे, मान लीजिए किसी तरह लोगों को हटा दिया गया, उनको वहाँ से, चलो भाई गाड़ी के आगे बताओ, चढ़ा देगा, ठीक है। तो अब उन्हें हटा दिया गया तो क्या कहें कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे, हाँ रुको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या कोर्ट चले जाएं और वहाँ जाके कहें कि देखिए हम माननीय, हम सांसद हैं और हमारा विशेषाधिकार बनता है ये कि हमें बताया जाए कि इन्होंने क्या सुझाव दिया था राष्ट्रपति महोदय को या क्या सलाह मशवरा किया था, आप बताइए। तो वैसी परिस्थिति में उनकी अपील खारिज कर दी जाएगी और डांट फटका लगा के भगा दिया जाएगा उन्हें, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि काम करिए, आप संविधान जाके पढ़िए, अनुच्छेद 74 पढ़िए, उसमें साफ लिखा है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। तो हम कैसे कर दें? आपको पूरा संविधान पढ़ के आना चाहिए, खामखा न्यायालय का समय खराब कर रहे हैं। तो ये चीज़ उन्हें कहा जा सकता है। दूसरी बात, अनुच्छेद 75 कह रहा है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। इसमें क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उनकी सलाह पर किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि प्रधानमंत्री पहले नियुक्त होंगे, उसके बाद उन्हीं की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी कि हाँ फलाने को मंत्री बनाना है। और सदस्यों की कुल संख्या, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें और 91 संविधान संशोधन, जो 91वां संविधान संशोधन है 91 2003 में लाया गया था, इसमें इसे सीमित कर दिया गया, ठीक है, और इससे 15% कर दिया गया। नहीं तो उससे पहले क्या परिस्थिति होती थी कि जो व्यक्ति भी शामिल होते थे, जैसे उस समय आपके माननीय अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो बहुत सारे दलों को मिला के इन्होंने सरकार चलाई थी, बहुत अद्भुत प्रधानमंत्री थे। तो अब क्या करते थे भाई, कोई शामिल हुआ है आपके साथ तो उसे कुछ लाभ चाहिए। हर व्यक्ति तो इस तरह त्यागी मोह त्याग वाला व्यक्ति तो नहीं होता ना। तो अब ऐसी परिस्थिति में विभाग विहीन मंत्री भी हो जाया करते थे, ठीक है, कि उनको कोई विभाग नहीं मिला लेकिन वो मंत्री पद का लाभ उठा रहे हैं, नीली बत्ती लाल बत्ती लगा के घूम रहे हैं सड़क पे, ठीक है। अब मंत्री लिखवा लेते थे, ठीक है, फलाने मंत्री, ढेमका मंत्री, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये प्रावधान किया गया।
इसके अलावा दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता की स्थिति में मंत्री पद के लिए भी वह मंत्री अयोग्य हो जाता है। ठीक है, और क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है एवं ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, वही बात आगे प्रसाद पर्यंत बताया। ठीक है, यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो इन्हें डिसमिस कर सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री उन्हें इसके लिए सलाह देते हैं तब जाके ये कार्य किया जाता है। संसद सदस्य न होने की स्थिति में नियुक्त किए गए मंत्री को 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मान लीजिए कि आप मोदी जी के नज़दीक हैं, अभी मान लीजिए मोदी जी हैं और आप बड़े उनके नज़दीकी हैं। ठीक है, मोदी जी ने देखा, पता करवाया कि भाई ये आदमी बड़ा मेहनत कर रहा है, हर जगह मेरे गुणगान गा रहा है, इतनी महंगाई के बावजूद मेरी हर जगह तारीफ फैलाया पड़ा है। ठीक है, पेट्रोल डीजल की महंगाई को भी जायज़ ठहरा दे रहा है, इतना प्रतिभाशाली तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ठीक है, तो इनको तो सरकार में होना चाहिए। तो क्या किया कि बुलाए उनको, कहे कि एक काम करिए, आइए आपको रक्षा मंत्री बना देते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ राजनाथ सिंह से उन्होंने विरोध किया कि भाई देखिए रक्षा मंत्री तो हम गृह मंत्रालय तो छीन लिया आपने, अब कम से कम रक्षा मंत्री तो रहने दीजिए, तो मुँह फुला लिए राजनाथ सिंह। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि वे कह सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि चलो भैया देखो हम तुमको बताते हैं। ठीक है, कहें क्या बताओगे भाई, हम तो बन गए अब मंत्री, अब तो तुम कहे तो रहो, जीत के दिखाओ। ठीक है, अब जीत के दिखाओ, क्योंकि अगर जीतोगे नहीं तो 6 महीने के बाद तुम्हें हटा ही दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि राजनाथ सिंह 6 महीने की राहत उन्हें मिल जाएगी कि अगर 6 महीने बाद एक चुनाव नहीं जीतता है तब तो फिर से हम रक्षा मंत्री बन जाएंगे। तो क्या है कि आप भी मंत्री बन सकते हैं बिना संसद सदस्य बने हुए। कुल मिला के ये है। उसके बाद क्या है भैया कि अनुच्छेद 88, इसमें क्या कहा जा रहा है, सदन में मंत्रियों के अधिकार की बात की जा रही है। अब इसमें क्या आता है, मंत्री के पास किसी भी सदन में बोलने एवं कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। देखिए, मैं आप लोगों से हर बार अपील करता हूं, कोई भी वीडियो जब बनाता हूं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो कहता हूं जब सदन का सत्र चल रहा हो तो आप लोग जरूर देखा करिए, क्योंकि कोई मंत्री यहाँ से जाके वहाँ बोल रहा है, वहाँ से आके यहाँ बोल रहा है, उसकी भाषा को समझिए, देखिए कैसे कार्रवाई की जाती है, क्या उसमें टर्म्स कंडीशन इस्तेमाल जो है कुछ शब्दावली विशेष इस्तेमाल होती है, तो वे क्या क्या हैं, ये सब देखने से ही ज्ञान मिलता है, और कैसे सदन चल रहा है देखना चाहिए। तो क्या होता है, संसद की संयुक्त बैठक, संसदीय समिति जिसका उस सदस्य बनाया गया हो कि बैठक में भाग लेने का अधिकारी होता है प्रधानमंत्री। उसके अलावा क्या, मंत्रियों का उत्तरदायित्व। अब ये उत्तरदायित्व क्या होता है ये देख लेते हैं। उत्तरदायित्व के बारे में ये है कि 3 तरह के उत्तरदायित्व बनते हैं। पहला उत्तरदायित्व बनता है सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है मंत्रियों का, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो अनुच्छेद 75 में कहता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ क्या हुआ, सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी, वे एक दल की तरह कार्य करेंगे, समान रूप से उत्तरदायी होंगे। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को, जिसमें राज्यसभा के मंत्री भी शामिल हों, त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रपति इस आधार पर लोकसभा को विघटित करने की सलाह दे सकती है कि सदन जनमत का निष्ठापूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। इसके अलावा एक सामूहिक उत्तरदायित्व का और अर्थ होता है, क्या है, मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के प्रति के लिए बाध्यकारी हैं। ठीक है, यदि मंत्रिमंडल, सभी मंत्रियों का कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णयों को माने, संसद के बाहर भीतर उनका समर्थन करे। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है और उसके लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। तो ये क्या हुआ, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत हुआ, साथ में डूबना साथ में तैरना का सिद्धांत होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है, इसमें अनुच्छेद 75 में इसका भी जिक्र है, कहते हैं मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। ठीक है, विचारों के मतभेद के कारण, किसी मंत्री के कार्यों से संतुष्ट न होने के कारण प्रधानमंत्री उन्हें त्यागपत्र देने के लिए कह देंगे। ठीक है, और अगर नहीं हट रहे हैं पद से तो राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त करवा दिए जाएंगे। तो ये बताया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है, विधिक उत्तरदायित्व। ये क्या होता है,
भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता। इसका अर्थ क्या होता है कि ब्रिटेन में एक मुहावरा इसके लिए है, मान्य है, राजा कभी गलत नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है। यदि वह आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका उत्तरदायित्व तो मंत्री पर नहीं होता, वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, वो अगर कोई कार्य हो रहा है गलत हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार मंत्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका विधिक उत्तरदायित्व नहीं बनता है। ठीक है, इस प्रकार से उसकी कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करें। ठीक है, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, आप इसको इस तरह से समझिए। ठीक है, कि किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा कार्य किया गया है तो अगर किसी मंत्री या कोई कार्य गलत हुआ है तो मंत्री स्वयं उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता, विधिक उत्तरदायित्व तो उसका नहीं होता। हाँ, नैतिक उत्तरदायित्व तो होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ईश्वर न करे कभी कोई रेल दुर्घटना होती है तो ऐसी परिस्थिति में उस दुर्घटना का नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं होगा उनका, यानी विधि में सम्मिलित उत्तरदायित्व तो नहीं है, विधि में उल्लिखित उत्तरदायित्व नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे हम एक अंतिम आपका, और वो क्या रहेगा, उससे पहले शायद एक प्रश्न है वो नहीं, इससे पहले हम मंत्रिमंडल में जो है तुलनात्मक अध्ययन एक देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है। प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं। तो ये देख लेते हैं मंत्रिपरिषद, इसमें क्या है, तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। कौन कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। इसमें इनकी संख्या 60 से 70 तक हो सकती है और संविधान के 74-75 में इसका उल्लेख मिलता है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सरकारी कार्य हो तो एक साथ बैठक नहीं होती इनकी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने भी मंत्री होते हैं एक साथ बैठक नहीं होती, जब जिसकी जरूरत पड़ती है उन्हें बुला लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मंत्रिमंडल की। तो ये क्या होता है, केवल कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में नहीं है, जबकि मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, पूछा जाता है कि इसका संविधान में उल्लेख है। संविधान में इसका उल्लेख मंत्रिमंडल का कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 352 में इसे जोड़ा गया, जबकि जरूरत पड़ी कि मंत्रिमंडल की सलाह से ही इसे लागू किया जा सकता है। ये आपातकाल का उपबंध है। 352, 356, 360। ठीक है, ये आपातकाल के उपबंध है। 355 भी है, 365 भी है। ठीक है, एक लघु निकाय होती है मंत्रिमंडल, इसमें 15 से 20 सदस्य ही शामिल होते हैं। सरकारी कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका। सामान्यतः सप्ताह में एक बार जरूर इनकी बैठक की जाती है। ठीक है, और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी ये भी होते हैं मंत्रिमंडल। तो ये हमारा तुलनात्मक अध्ययन हो गया। तो चलिए बिना विलंब के एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन मंत्रिपरिषद की सामान्य बैठक में भाग नहीं लेता? ध्यान रखिएगा, सामान्य नहीं जो है, केवल ये शब्द जब आए प्रश्न में तो सावधान हो जाया करिए। तो कौन भाग नहीं लेता? राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव। कौन भाग नहीं लेता? पीछे अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप उत्तर जरूर दे पाएंगे। यहाँ आपका विकल्प डी सही है, यानी कि उपरोक्त तीनों में से कोई भाग नहीं लेता। सामान्यतः मंत्रिपरिषद की बैठक में बुलाए जाने पे भाग लेते हैं। वो भी कौन? वो भाग लेते हैं आपके उप मंत्री जो होते हैं, उसमें राज्य मंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री जो भाग लेते हैं, उपमंत्री तो नहीं। तो ये रहा। अब देखिए, ये सामूहिक व्यक्तिगत हो गया। अब अगला है हमारा आपका भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में आर्टिकल 76 में किया गया है और यहाँ एक महान्यायवादी के पद का सृजन की बात की गई है। महान्यायवादी की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी यही होते हैं, पूछा गया प्रश्न है। और इनकी योग्यता क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होता है, वही इनकी योग्यता होती है। सामान्यतः किसी न्यायालयों में, राज्य न्यायालयों में 10 साल वकालत के अनुभव हो या 5 साल जज रहे हों। ठीक है, कानून के विशेषज्ञ हों, कानून के ज्ञाता हों राष्ट्रपति की नज़र में। ठीक है, भारत के विविध मामलों में इनसे सलाह ली जाती है। अगर भारत सरकार कहीं फंसती है तो इनसे सलाह लेती है, लेकिन ध्यान रखिए केवल सिविल मामले में, क्रिमिनल में नहीं। ठीक है, और वैसी परिस्थिति में क्या होता है, इनसे सलाह ली जाती है और ये भारत सरकार के अधिकारी होते हैं। चूँकि राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं इनका पद, इनके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि
नहीं होती। इनके कार्यकाल के विषय में संविधान मौन है। ठीक है। शक्तियाँ क्या है, इन्हें किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होता है। इसके अलावा ये संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में जा सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन बस मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है। महान्यायवादी संसदीय विशेषाधिकार अर्थात सांसदों को मिलने वाले सारे अधिकारों का उपभोग करते हैं। ठीक है। और उनकी कार्यकाल की समाप्ति कैसे हो सकती है, राष्ट्रपति हटा दिए जाएं, राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र दे दें, या मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र देने पर खुद इनका भी जो है विलोप हो जाता है। ठीक है, इनका पद भी समाप्त हो जाता है। तो यह हमारा क्या आज देख लिया हमने, प्रधानमंत्री देखा, मंत्रिपरिषद देखा, मंत्रिमंडल देखा, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के मंत्रियों को देखा, उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखा, और अंत में हमने देखा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, और अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आनंद उठाते